गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। और आज हम फिर पुनः उपस्थित हुए हैं। द लास्ट लेसन का आज ख़त्म हो जाएगा संभवतः आपका। तो कल हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से आज हम चलेंगे। और कल हमने यहाँ तक छोड़ा था कि फ्रेंच को एम हैमल ने वहाँ बहुत सी बातें बताई स्कूल में। और स्कूल में क्या बताया, मतलब आप लोगों ने वो पढ़ा। और लास्ट में उन्होंने कहा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, वहाँ से आपका आज टॉपिक है। क्या कहा उन्होंने? इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह संसार का सबसे अच्छा या सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्क संगत भाषा है। ऐसे भी कर सकते हैं, यह संसार का सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट, सबसे लॉजिकल तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस। इसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपुल आर इंसॉल्व्ड, जब एक व्यक्ति को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो उनका भाषा ही उन्हें एक साथ रखता है या बांध कर रखता है। इट इज, यह है, एज जैसे, इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, जैसे वह उनके जेल की चाबी हो, या जैसे वह उनके लिए जेल की चाबी हो। अब क्या कह रहे हैं पहले अब इतना इन्होंने क्या, फ्रेंच भाषा के बारे में। तो उन्होंने कहा भैया ये जो फ्रेंच भाषा है ये दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे तर्क संगत भाषा है। इस भाषा को हमें सुरक्षित रखना चाहिए अपने बीच। और कह रहा है कि जब किसी को गुलाम बना लिया जाता है तो उसकी भाषा ही है जो उसे एक साथ बांध करके रखती है, मतलब एक साथ एकजुट करके रखती है। तो यहाँ किसी, अब नहीं, अब यहाँ भाषा की जब बात आ गई तो भाषा के लिए हम किसी भी भाषा, जो हमारा भाषा वही हमारी पहचान बनाता है। और जहाँ भी हम रहते हैं उस चीज़ को, जितने लोग रहते हैं उन लोग के बीच वो एक सबको एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक। अब उन्होंने ये भी यही कहा, फिर कहा कि जैसे कोई ताला हो, जैसे कोई कैदी हो, उसके लिए जेल की मतलब चाबी महत्व रखता है बाहर निकलने के लिए, ठीक उसी तरह से हमारे लिए भाषा भी उसी तरह हमारे लिए समझ लीजिए एक तरह से वो चाबी है जिससे हम कहीं आ जा सकते हैं या अपनी बातों को कहीं रख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। वही कह रहा आगे। देन ही ओपेंड ए ग्रामर, तब उन्होंने व्याकरण की पुस्तक खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्य था। टू सी, देख कर, मैं देख कर बड़ा आश्चर्य था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरह से समझा, या यह मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। ऑल ही सेड, उन्होंने जो कुछ भी कहा, सीम्ड सो इजी, सो इजी, बहुत ही आसान लगा या प्रतीत हुआ। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा। दैट I had never listened to carefully, मैंने भी कभी बड़े ही ध्यान से इसे नहीं सुना। एंड, और फिर क्या कहा उन्होंने, अब थोड़ा सा समझते हैं कि फिर क्या कहा। कि उसके बाद एम हैमल ने क्या क्या, ग्रामर का एक बुक निकाला, उसी में से किसी एक चैप्टर को उन्होंने पढ़ाया। और जब पढ़ाया तो उस दिन लेखक को बड़ा आसानी से समझ में आया।
फिर अपने आप में सोचने लगा कि बताओ, हम इनके क्लास को इतना सीरियस लेते नहीं थे और आज सर जी पढ़ाए कितना समझ में आया। कभी कभी मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग क्लास में क्या होता है, बहुत सीरियस नहीं रहते भैया, तो बहुत सर जी ऐसे होते हैं, आपको डांटते हैं, कहते हैं, ठीक है। क्यों? अगर जो डांटता है या कहता है वो मान के चलिए वो आपके लिए बहुत अच्छी बातें कहना चाह रहा है या आपको बहुत अच्छे रास्ते पे लाना चाह रहा है। और किसी बहुत ऐसे सर हैं जो कभी कभी आप लोगों की बातों से बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो उनका बस एक ही मोटो रहेगा, भैया आए पढ़ा दिए, आप बात करें, एक बार दो बार डांट दिए, ठीक है, आप पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद वो चले गए। तो कभी भी अपने से बड़ों की बातों का बुरा मत मानिए और थोड़ा सम्मान करना सीखिए भैया, कि अगर क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं तो कम से कम अगर आपको नहीं पढ़ना तो शांत रहिए, दूसरे लोगों को पढ़ने दीजिए। तो यहाँ ये मतलब यहाँ ऐसे क्या कह रहा, कौन? फ्रेंच। जब उस दिन वो बड़े शांतपूर्वक पढ़ा तो उसे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, और बाद में उसे जो अपना क्लास सही से नहीं पढ़ता था या बंक करता रहा हो, उस चीज़ का उसे बड़ा ही अफसोस हुआ। फिर कह रहा है, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने भी कभी इसे बड़े ध्यानपूर्वक या सावधानी पूर्वक नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेनेड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने कभी भी इतने बड़े या इतने धैर्य के साथ अच्छी तरह से व्याख्यान नहीं दिया था या नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत हुआ या ऐसा लगा, ऑलमोस्ट एज, जैसे सब कुछ, इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, कि जैसे सब कुछ वह बेचारा व्यक्ति हमें समझा देना चाहता है या दे देना चाहता है। ही न्यू, जो वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले या जाने से पहले जो कुछ वह जानते थे, ठीक। अब क्या कह रहा है कि उस दिन जब पढ़ा रहे थे सर जी एम हैमल, तो फ्रेंच को इतनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, और फ्रेंच ये कहने लगा कि सर जी आज जा रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा, लग रहा आज ही सब कुछ हमको बता के जाएंगे, मतलब हम लोगों को, यहाँ पूरे क्लास की बात तो सोच रहा है कि आज ही सब चीज़ हम सर जी हम लोगों को बता देंगे, और उतना बता देंगे जितना वो जान रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो वर्ड कह रहा फ्रेंच सोच रहा है, वास्तव में ऐसा होता है। अगर गुरु अपने अनुरूप शिष्य को पा जाए तो 100% उसके पास जो कुछ रहेगा वो सब कुछ उसको बता देगा। मैंने महाभारत में एक क्लिप देखी थी, जब द्रोणाचार्य सब कौरव और पांडवों का एक बार परीक्षा लेना चाहे और शायद अपने माया से या किसी चीज़ से नहा रहे थे, एक मगरमच्छ बना दिए, या शायद रियल था, माया नहीं था, या जो ऐसा कुछ था, नहा रहे थे तो अचानक मगरमच्छ जब हमला किया द्रोणाचार्य पे, और जितने कौरव पांडव थे सब इधर उधर भागने लगे, कोई अपनी तलवार लेने तो कोई धनुष लेने और कोई, और जब अर्जुन देखे तो वो न तलवार की बात किए न धनुष की बात किए, वो जैसे थे वैसे ही पानी में कूद पड़े, और कूद पड़ने के बाद उन्होंने द्रोणाचार्य को बचा लाया, और जब बचा लाया तब उन्होंने द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन लगता है तुम मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ोगे। और यही वजह थी या कुछ ऐसे ही कारण रहे होंगे जिनसे सबसे प्रिय शिष्य द्रोणाचार्य जी का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ही रहे, ठीक। तो ऐसे यहाँ भी कहा जा रहा है कि फ्रेंड यही सोच रहा है कि भैया आज सर जी पूरा हमको समझा देंगे, लग रहा है, और समझ में भी आ रहा था, ऐसी बात नहीं थी, समझ में भी आ रहा, कह रहा था सर जी लग रहा है जाने से पहले हम लोगों को आज पूरा समझा देंगे, ठीक। आगे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सब कुछ हमारे दिमाग में बैठा देना चाहते हैं। ये भी कर लागत बा आज एक के बार में पूरा का पूरा पढ़ाया नहीं है, पूरा दिमाग में सब क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर आगे क्या होता है, आफ्टर द ग्रामर,
व्याकरण के बाद वी हैड लेसन इन राइटिंग, हम लिखने के या हम लेखन करने पर आ गए। दैट डे, उस दिन, यम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, यम हैमल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे। रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा था फ्रांस एल्सा, फ्रांस एल्सा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि उस दिन जब व्याकरण की बात खत्म हुई तो लेखन का कार्य होने लगा, और लेखन का कार्य हुआ तो एम हैमल स्वयं एक कॉपी लेकर के आए थे, कॉपी पूरी, और उस पर फ्रांस एल्सास यही सब लिखा था। एल्सा मतलब वही कह रहे हैं कि फ्रांस एल्सा यही सब लिखा हुआ था। फिर आगे क्या होता है, आगे आ जाते हैं भाई, थोड़ा सा आप ऊपर चले गए क्या लग रहा है, हाँ चलिए। फिर क्या हो गया, फिर हुआ क्या, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, मतलब दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे सब या वे स्कूल के कमरे में एक छोटे से झंडे की तरह तैरते हुए दिखाई दिए, मतलब हर जगह तैरते हुए, तो तैरते नहीं बल्कि उड़ते हुए दिखाई दिए। हैंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डक्स, जो हमारे डेस्क के ऊपर रॉड पर लगा हुआ था। यू आउट टू हैव सीन, आप अवश्य देख सकते हैं, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, सभी लोग अपने कार्यों में कैसे लगे थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यह कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स केव ओवर द पेपर्स, केवल कागजों पर कलम के चलने की आवाज आ रही थी। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कमरा इतना शांत था कि शायद कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और कोई भी किसी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। जो बच्चे से पेन लिख रहे थे ना, तब जैसे कभी कभी पेन आप बहुत तेजी से लिखते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो एक आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ क्या थी, बड़े ही स्पष्ट रूप से वहाँ कमरे में आ रही थी। क्यों? क्योंकि कमरा एकदम पूरा का पूरा शांत था। ठीक, और जब कहीं कोई माहौल शांत हो, अगर कोई भी चीज़ हल्का सा गिर जाए, तनिक भी आवाज़ है, तो पूरा स्पष्ट रूप से सबको सुनाई पड़ता है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भौरे अंदर उड़े या अंदर आए, बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और ना ही कोई एक सबसे छोटा लड़का। हु वर्क राइट ऑन ट्रैकिंग दियर फिशिंग हुक, जो अपने मछली पकड़ने की बंसी को बना रहा था। एज, जैसे, इफ दे वाज फ्रेंच, जैसे वह फ्रांच हो। टू, फ्रांच मतलब एज, जैसे, इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे वह भी फ्रांसीसी हो या फ्रेंच हो। ऑन द रूफ, छत पर। द पिगन्स कूकेड वेरी लो, छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरू गूं कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं, और मैंने स्वयं सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे। इवन द पिगन्स, कबूतरों को भी, या क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे। अब फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, कमरा पूरा खाली था, और खाली होने के साथ साथ पूरा शांत था। तो अचानक कुछ भंवरे उड़ करके अंदर आए, और उनको स्पष्ट रूप से सुनाई दिया, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो कमरे में सबसे छोटा लड़का पढ़ रहा था,
वो भी ध्यान नहीं दिया, मतलब पूरा कमरा एकदम माहौल शांत। थोड़ी देर बाद वहाँ जो कबूतर थे ऊपर, वो ऐसे गुटरुगु कर रहे थे, जैसे आप देखें कभी कभी कबूतर जो थे, तो कबूतर जिस तरह से बोल रहे थे, तो फ्रेंच सोचा लग रहा है सर जी इसको भी सिखा देंगे फ्रेंच भाषा में गाना क्या आज जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, या जिस माहौल क्रिएट करके जिस तरह से पढ़ा रहे थे और सबको जिस तरह से समझ में आ रहा था, तो उसने सोचा लग रहा है सर जी इनको भी सिखा देंगे, कबूतरों को भी, ये आप उसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में मतलब बोलिए या गाइए। फिर आगे क्या होता है, व्हेन एवर, जब कभी, कहाँ चला गया भाई, व्हेन एवर, जब कभी, हाँ, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, ऐसा मैंने देखा, यम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हैमल बहुत ही स्थिर अवस्था में या बहुत ही स्थिर अवस्था में वहाँ बैठे हुए थे। मतलब यम हैमल अपनी कुर्सी पर आराम से या बिना हिले डुले या स्थिर अवस्था में बैठे हुए थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और केवल एक ही चीज को एकटक देख रहे थे, देन एट द अनदर, तब दूसरी चीज को, मतलब तब एक के बाद दूसरी चीज को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, जैसे इफ ही वांटेड टू फिक्स इनटू हिज माइंड, जस्ट जैसे वह तुरंत सब चीज़ों को अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लेना चाहते हैं। हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से कमरे, मतलब उस स्कूल के छोटे से कमरे में सब कुछ कैसा दिखाई देता था। फैंसी, काल्पनिक या कल्पना करते हुए, फॉर 40 ईयर्स, मतलब फैंसी एक सुखद कल्पना करते हुए, फॉर 40 ईयर्स 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह एक ही जगह पर कार्य किए या एक ही जगह पर रहे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके और उसके सामने ही उनका क्लास था। फिर क्या कह रहा भाई, एम हैमल जब मतलब सबको लेखन का कार्य दिए, अब फ्रेंच भी लिख रहा था, तो लिखते लिखते फ्रेंच कभी कभी देख लेता था कि सर जी के क्या कर रहे हैं, और फ्रेंच ही नहीं, हर कोई, अगर मान लीजिए सर जी आपको होमवर्क दे दिए, कर रहे हैं और सर जी कहीं बैठे हैं, तो आप भी ऐसे करेंगे। तो लिखते लिखते देखा, तो देखा सर जी एकदम स्थिर अवस्था में से चुपचाप बैठे हैं, हिलडुल नहीं रहे कुर्सी से, और कभी ऐसे एक तरफ देखते थे, फिर थोड़ी देर बाद इधर देखते थे। मतलब उसने ऐसा सोचा कि जैसे सर जी ये सोच रहे हैं कि कमरे में जितनी चीज़ें हैं वो अपनी दिमाग में व्यवस्थित कर लेना चाहते हैं, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो 40 वर्षों तक वहाँ सेवा दिए थे, 40 वर्षों तक वहाँ नौकरी किए थे, तो ऐसा हो रहा था। क्लियर? और आगे फिर क्या कह रहा है, कहा गया कि जहाँ स्कूल के जस्ट सामने, मतलब खिड़की के जस्ट सामने, मतलब जो स्कूल था, स्कूल के कैंपस में शायद रहे होंगे, तो क्या उनके खिड़की के जस्ट सामने बगीचा था और उसके बगल में थोड़ी दूर पे क्लास था। ठीक, फिर आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ देख लेते हैं भाई। हाँ, आगे होता क्या है हम फिर से देख लेते हैं उसके बाद। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह, ओनली द डेस्क एंड बेंच, केवल डेस्क और बेंच, हैड बीन ओर्न स्मूथ, जो चिकने हो चुके थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, बगीचे में अखरोट का पेड़ लंबा हो चुका था। एंड द होप वाइन्स, और होप वाइन का पेड़, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्विनेट अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो
खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच चुके थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ते हुए उनका हृदय कितना दुखी हुआ होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पुअर मैन, बेचारे, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, अपने ऊपर या ऊपर के कमरे में अपनी बहन को पैकिंग दियर ट्रंक्स, संदूक में सामान रखते हुए सुने, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले ही दिन वो देश छोड़ने वाले थे। फिर क्या कह रहा है, बगीचे के बाहर उन्होंने कहा कि जैसे अब यहाँ कह रहा है कि खाली बेंच और डेस्क जो थे वो स्मूथ हो गए थे, चिकने हो गए। इसका मतलब जैसे जब कोई चीज़, जैसे मान लीजिए लकड़ी का आप बनवा के ला रहे हैं पहले दिन, तो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप रहेगा, लेकिन धीरे 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 आप यूज कीजिए और यूज करते जो खुरदुरा है एकदम स्मूथ हो जाए, बड़ा अच्छा लगेगा दिखने। लेकिन जब पहली बार लाएंगे अब आप ऐसे हाथ रखेंगे तो डर लगेगा चोट मतलब उसमें कुछ लगने की, ठीक है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे वो चिकना हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। वही वो कह रहा है। लेकिन क्या कह रहा है कि उन्होंने जो बगीचे में अखरोट के पेड़ लगाए थे वो थोड़ा सा लंबा मतलब बड़ा हो चुका था। होप वाइन का जो पेड़ लगाए थे ये लोग, ये होप वाइन जो था लगाए जो थे, ये इनकी खिड़की से होते हुए, इसे अंगूर जैसे पहले लोग अभी गाँव में लगाते हैं, अंगूर की लताएं ऐसे ऐसे होकर के छत तक जाती हैं ऐसे, तो वो भी ऐसे धीरे 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 होकर के छत तक पहुँच चुके थे। और इन सबको जब वो छोड़ रहे थे, या सोच लीजिए कि वो 40 साल, वही नहीं कोई भी 40 साल अगर व्यतीत करे और फिर वहाँ से जाना पड़े तो कष्ट होता ही है। तो ऐसे यहाँ भी इनको बड़ा कष्ट हो रहा था इन सबको छोड़ते हुए। लेकिन उन्होंने ऊपर मतलब ऐसा महसूस किया या सुना कि उनकी बहन जो थी वो संदूक में कपड़े को पैक कर रही थी, ऐसा उन्होंने महसूस किया या सुना। और उसके बाद ये पक्का था कि अगले ही दिन वो देश छोड़ देंगे। फिर क्या हुआ, और अरे आगे कह रहा बट लेकिन ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें हर अध्याय को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम इतिहास के अध्याय पर आए या इतिहास के एक अध्याय पर आए। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर, और तब बच्चों ने उच्चारण किया या एक स्वर में कहा या गाया, बा बे बी बो बू, मतलब इस तरह से वो लोग बच्चे पढ़ रहे थे। ठीक, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर, और वहाँ पीछे कमरे में बूढ़े हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, जो अपना चश्मा पहने हुए थे, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में अपने बरमाला या बाल पोथी को लिए थे, स्पेल्ड द लेटर विथ डैम, और जिनमें या अक्षर थे, यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, वह भी दुखी थे या वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, उनकी आवाज़ में मतलब उनकी भावनाओं के साथ उनकी आवाज़ कांप गई। एंड इट वॉज सो फनी हियर हिम, और यह उनको सुनना एक मजाक सा लगा। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना और रोना चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे यह कितनी अच्छी तरह से याद हुआ या याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम अध्याय। फिर क्या कह रहा, कुछ बच्चे छोटे थे जो इस तरह से बा बे बी बू करके इस तरह से उच्चारण किए, और वहाँ देखे हाउसर भी जो थे वो बैठे हुए थे वहाँ क्लास में, लेकिन हाउसर भी बड़े दुखी थे। और वहाँ हर कोई मतलब एक तरह से भावनात्मक रूप से दुखी था और रियल में दुखी था, क्योंकि वो कुछ ऐसा किए थे वहाँ, और 40 साल वहाँ वो व्यतीत किए थे। तो फिर वहाँ सभी लोग ऐसे दुखी थे, लेखक को इस तरह से वो याद भी हो गया। और याद क्या हो गया, हाँ,
और आगे आ जाते हैं। ठीक, चलिए। ऑल एट वंस, तभी या तुरंत, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, गिरजा घर की घंटियों में 12 बजे। देन द एंजल्स, और तब वहां की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंड अंडर आवर विंडो, और हमारी खिड़की के बगल से या नीचे पर्सियन सैनिकों के लौटते हुए उनका बिगुल बजा। यमहैमल स्टूड अप, यमहैमल खड़े हो गए। वेरी फेल, बहुत ही पीले होकर या पीले बहुत ही दुखी होकर। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना कभी दुखी नहीं देखा था। टॉल माने लंबा नहीं होगा, दुखी होगा। ठीक है। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों। आई, ये दो तरह से आई कह रहा है, मतलब जिससे कभी कोई वर्ड हम क्लियर कहें, जैसे आई ऐसे करके कहा, मैंने पूरा स्पष्ट नहीं कहे। बट समथिंग चोक्ड, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया या रुक गया, या जैसे उनके गले में कुछ फंस गया हो उस तरह वो अवरुद्ध हो गए, रुक गए। He could not go on, वह आगे नहीं कह सके। Then he returned to blackboard, तब वे श्यामपट की तरफ वापस आए। took a piece of chalk, और एक चाक का टुकड़ा लिए। and bearing on with all his might, और पूरे शक्ति के साथ। he wrote as large as he could, वह जितना बड़ा लिख सकते थे लिखे। वीवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। देन ही स्टॉप्ड, मतलब तब वह रुक गए। एंड, और लीनिंग हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, मतलब तब वो अपना सिर दीवाल से लगाकर या सटाकर झुक गए या रुक गए। लीनेड, मतलब रुक गए, झुक गए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे। ही मेड एक जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल खत्म हुआ। यू मे गो, आप जा सकते हैं। फिर क्या हुआ भाई, अध्यापक यमहैमल इतने दुखी थे कि जब वो बोलने के लिए आए तो उन बातों को बोल नहीं पाए। जैसे आई 2 बार यहाँ लिखा गया, आई को जैसे ही कहना को चाहे, उनका गला से खांसी इस तरह से आने लगा, और वो फिर कुछ बोले नहीं। और जब बोले नहीं तो उन्होंने क्या किया, चाक का एक टुकड़ा लिया और लिखा फ्रांस जिंदाबाद, मतलब ये जो विवेला फ्रांस, मतलब उन्होंने लिखा फ्रांस जिंदाबाद। जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखे, और लिखने के बाद वो इतने दुखी थे कि ऐसे जो आप जैसे ऐसे थे, ऐसे दीवार से सट के ऐसे, भैया ऐसे क्या ऐसे थे, ऐसे खड़े हो। और उसके बाद क्या कहे भैया, मतलब जाओ क्लास ख़त्म। ठीक, तो इस तरह से आपका ये लेसन जो होता है वो होता है खत। द लास्ट लेसन होता है खत। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन, जो नेक्स्ट लेसन में बड़ा इंटरेस्टेड है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जैसे मेरा जो अपना खुद का विचार है, मैं यही सोचता हूँ कि आपको कितने अच्छे से अच्छे समझाऊँ पढ़ाऊँ कि जो आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो उसका ज़रूर आप लाइक कमेंट और शेयर करके मेरा भी उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए और मेहनत करूं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।